नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत यानी अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हम पुराने जो पिछला वीडियो हमने बनाया है, क्या पढ़ा था हमने, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के क्या उपाय थे, केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की क्या विधियां थी और उन विधियों को कितने भागों में बांटा गया था। हमने इसका अध्ययन किया था। पहली विधि थी मात्रात्मक उपाय या विधियां और दूसरी थी गुणात्मक। मात्रात्मक विधियों के अंतर्गत हमने बैंक दर को पढ़ा था, खुले बाजार की क्रियाओं को पढ़ा था और परिवर्तनीय कोषानुपात को पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने CRR, SLR और LLR को देखा था। इन तीनों को देखा था। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को देखा था। और चौथा था इसका जो कार्य था वो था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज यानी सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कब ऋण देती है, जब तरलता की बहुत अधिक न्यूनता हो जाती है, बहुत अधिक कमी हो जाती है। और गुणात्मक विधियों में हमने पढ़ा था, पहला था चयनात्मक साख नियंत्रण, दूसरा साख की राशनिंग, तीसरा था नैतिक दबाव, चौथा मार्जिन का निर्धारण और पांचवा था प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से लिख लिया होगा, लर्न कर लिया होगा और अब आप नए अध्याय को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ चुके हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आय और रोजगार के सिद्धांत। देखिए, जब आय और रोजगार के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे तो हम इसमें जो भी विचारधाराएं हैं पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में उत्पादन फलन, बचत फलन और निवेश फलन, जो ये अवधारणाएं हैं इनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय में हमने अध्ययन किया था ना, कुल राष्ट्रीय आय का, शुद्ध राष्ट्रीय आय का यानी कुल राष्ट्रीय आय का किया था हमने अध्ययन। इसका मतलब था GNP, फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय का NNP का, और कुल घरेलू उत्पाद का यानी GDP का, और शुद्ध घरेलू उत्पाद का NDP का। हमने इन चार अवधारणाओं का अध्ययन किया था ना, जब राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया था। इसी तरीके से जब हम आय और रोजगार का अध्ययन कर रहे हैं तो इसकी भी विभिन्न अवधारणाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो आज तो हम देख लेते हैं कि रोजगार और आय क्या है। देखिए पहले आय था रोजगार और उत्पादन के संतुलन के स्तर से आशय। क्या आशय है या इनका क्या मतलब है? रोजगार का संतुलन है, रोजगार का संतुलन है ना। अतः आय के स्तर, रोजगार के स्तर और उत्पादन के स्तर को एक दूसरे के समानार्थी माना जाता है। अब ये है तो तीन, आय का स्तर, रोजगार के स्तर और उत्पादन के स्तर, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगर एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में वृद्धि अपने आप हो जाती है। ये लगभग एक दूसरे के समानार्थी हैं। इस संदर्भ में कितनी प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की। पहली विचारधारा है प्रतिष्ठित विचारधारा, इसको इंग्लिश में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब देखिए, इसके कौन कौन से मानने वाले थे? जैसे एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, JB से थे। ये लोग क्या थे? ये लोग इस विचारधारा को मानने वाले थे, प्रतिष्ठित विचारधारा को, ठीक है। और कीन्स का दूसरी जो विचारधारा है वो है कीन्स का रोजगार सिद्धांत। इसको कहते हैं कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, यानी प्रतिष्ठित विचारधारा क्या है और कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रतिष्ठित विचारधारा क्या है। जो इस विचारधारा को मानने वाले थे, इनका क्या कहना था और इनका क्या विश्वास था, इसको हम देख लेते हैं पहले। इसके बाद में हम जो कीन्स की विचारधारा है उसको हम देखेंगे। क्यों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था? इनका मानना था और इनका विश्वास था कि पूर्ण रोजगार का जो सिद्धांत होता है वो एक क्या है, वो एक वास्तविक स्थिति है। किसमें? इन विचारधारा, जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी, उनके मानने वाले या उनके अनुयायी, उनका क्या विश्वास था, क्या उनका मानना था कि जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है वो बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। और दूसरा उनका क्या था कि
जब भी बेरोजगारी आती है तो वो मात्र क्षणिक होती है, क्योंकि ये और अस्थायी अवस्था होती है। जो भी प्रवृत्तियां हैं वो पूर्ण रोजगार की ओर जाने की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से लेकिन सरकार का कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो देखिए इसमें हमने लिख भी रखा है कि जो मांग का जो है कभी भी अभाव नहीं हो सकता। ये इस नियम की मान्यताएं हैं। किस नियम की? प्रतिष्ठित विचारधारा वालों की। या प्रतिष्ठित जो विचारधारा है हमारी रोजगार की, उसके अंतर्गत मांग का कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। और यदि कभी बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है तो वह खुली बाजार प्रणाली से स्वतः ही दूर हो जाती है। और जेबीसी का जो बाजार का नियम है वो भी इसी मान्यता पर आधारित है। जेबीसी का बाजार नियम क्या है? उन्होंने कहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, क्योंकि जब पूर्ति बढ़ती है तो जो उत्पादन होता है, जब तो उत्पादन के जो साधन लगे होते हैं तो उन साधनों को क्या मिलता है? उन साधनों को उनके काम के बदले पैसा मिलता है ना। और जब उनके काम के बदले जब पैसा मिलता है तो क्या होता है? वो कहाँ खर्च करेंगे? वो उसको बाजार में ही तो खर्च करेंगे। फलस्वरूप क्या होता है? वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ऐसा जेबीसी ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये उत्पादन ही है जो वस्तुओं के लिए बाजार प्रस्तुत करता है। ऐसा भी जेबीसी ने कहा था। कार से क्या हुआ कि जो भी इनकी विचारधारा थी वो क्या थी? ये पूर्ण रोजगार के लिए थी। और ये इनका कहना था कि दीर्घ काल में जो भी श्रम शक्ति है, जनसंख्या है या तकनीकी है उत्पादन की, इसको बदला नहीं जा सकता। ये दीर्घ काल में परिवर्तन होने की इसमें संभावना रहती है। ये भी इन लोगों का मानना था। यानी जेबीसी, डेविड रिकार्डो, हमारे एडम स्मिथ, ये प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्री थे। और बाजार में कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रचलित रहती हैं। शक्तियाँ क्या? जैसे कीमत का बढ़ना या कीमत का कम होना, कीमत का लचीलापन या मजदूरी की लचीलापन या उसमें लोचशीलता, इनका ये मानना था। इस प्रकार से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और काफी समय तक इनकी मान्यताओं को, इनकी विचारधाराओं को माना जाता रहा। और इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसी आर्थिक शक्तियां होती हैं जो क्या करती हैं? बचत और विनियोग में संतुलन स्थापित करके क्या करती हैं? पूर्ण रोजगार को बनाए रखती हैं। तो ये था प्रतिष्ठित विचारधारा मानने वालों का मत। और इसमें इन्होंने दो शक्तियों का वर्णन किया है। पहला है कीमत का लचीलापन। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, कीमत का लचीलापन। और दूसरा है मजदूरी का लचीलापन या लोचशीलता। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बाजार में कुछ ऐसी आर्थिक शक्तियां होती हैं जो बचत और विनियोग में समानता स्थापित करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखती हैं। और वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? वो शक्तियां हैं कीमत और मजदूरी में लचीलापन या लोचशीलता। तो इसके अंतर्गत हम कीमत का लचीलापन देख लेते हैं। कीमत का लचीलापन क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि बचत और विनियोग में समानता स्थापित करके और ब्याज की दर घटने और बढ़ने से बचत और विनियोग की मात्रा पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इस बाजार और बचत और विनियोग में ये संतुलन ब्याज की दर द्वारा स्थापित होता है। बचत के विनियोग से अधिक होने पर यस ग्रेटर देन आई, पूंजी की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है, जिससे ब्याज की दरें घट जाती हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि बचत जो होती है वो विनियोग से ज़्यादा होती है जब, तो क्या होता है? पूंजी की पूर्ति कैसी जाती है? बढ़ जाती है। जब पूंजी की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो ब्याज दर घटता है। ये मैंने उसमें भी पढ़ाया था ना, केंद्रीय बैंक में भी कि साख नियंत्रण कैसे करता है। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्याज दर नीची कर देता है और जो उसके कोष होते हैं उनको बढ़ा देता है। जब ब्याज दर घट जाती है तो क्या होता है? लोग बचतें करना कम शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं जब, तो पूंजी की जो मांग होती है वो ज़्यादा होने लगती है, यानी पूर्ति कम हो जाती है और मांग ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? बचतें कम हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट से। और ये स्थिति जब तक
चालू रहती है जब तक विनियोग और बचत बराबर ना हो जाए, यस बराबर आई के ना हो जाए, तब तक ये स्थिति चलती रहती है जब तक बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार से कीमत का जो लचीलापन है वो बचत और विनियोग के द्वारा कैसे संतुलन स्थापित होता है, कैसे कीमतों पर प्रभाव पड़ता है और कैसे वो पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। अब हम दूसरी स्थिति को देख लेते हैं, जब मजदूरी का लचीलापन। तो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि मजदूरी जो जब होती है, मजदूरी जो होती है वो उसकी पूर्ति जो होती है वो कैसी होती है? मजदूरी की दर वो पूर्णतया लोचदार होती है, पूर्णतया लोचदार होती है, जिसके घटने और बढ़ने से बाजार पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके घटने और बढ़ने से समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब देखिए क्या होता है, जब मजदूरी जो होती है वो सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है। अब सीमांत उत्पादकता को आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए, मजदूरी के सिद्धांत में मैंने इसका पूरी तरीके से व्याख्या की है, पूरी तरह से एनालिसिस किया है इसको। तो अधिक होती है तो उत्पादकों के लाभ कम हो जाते हैं नेचुरली। जब साधन की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी तो उनके लाभ कम होंगे ना, और फलस्वरूप विनियोग कम हो जाता है। जब विनियोग कम हो जाता है तो क्या होता है? श्रम की मांग कम हो जाती है। भाई उत्पादकों को जब लाभ कम हो जाते हैं तो मांग भी कम हो जाती है, मजदूरों की मांग कम हो जाती है, जिससे मजदूरी की मांग जब मजदूर कम मांगे जाते हैं तो मजदूरी की दर भी घटने लगती है। समझ रहे ना? जब मजदूरी की दर घटने लगी तो क्या हुआ? वो सीमांत उत्पादकता से कम रह गई। तो ये स्थिति कब होगी? जब तक मजदूरी की मांग और मजदूरी की पूर्ति बराबर नहीं हो जाएगी तब तक ये क्रम चलता रहेगा, यानी यस बराबर होगा डी के, सप्लाई बराबर डिमांड के रहेगी, तब ये संतुलन फिर स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमने देखा कि जो रोजगार का सिद्धांत है प्रतिष्ठित विचारधाराओं के अनुसार, तो उनके अनुसार हमने इसका पूरा अध्ययन कर लिया। शास्त्रियों का मानना था कि यदि सरकार का हस्तक्षेप ना हो और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो क्या होगा? देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी, यानी प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो आज हमने पढ़ा रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कीन्स की विचारधारा, यानी प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या था, प्रतिष्ठित विचारधारा क्या थी, इसका हमने अध्ययन किया। डेविड रिकार्डो, स्मिथ और जेबीसी ने क्या कहा, इसके बारे में बताया कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं उत्पन्न कर लेती है और ये उत्पादन ही है जो वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करता है। इस प्रकार से हमने जाना इनका जो कौन सी इनकी मान्यताएं थी, यानी ये मांग जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, और दीर्घ काल में जो शक्तियाँ होती हैं, श्रम शक्ति होती है, जो जनसंख्या होती है, जो उत्पादन की टेक्नोलॉजी होती है वो बदलती नहीं है, उसमें समय लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये अब बिल्कुल पूर्णतया। अब आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से और अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और मैं बहुत मेहनत से अपने वीडियो को बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको उतनी ही मेहनत से देखें। धन्यवाद।